औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री में, वो है फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। सबसे पहले ये समझना है कि ये जावा है क्या। तो बच्चे, जावा जो है ये इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जिसे जावा कहते हैं। ये जावा कौन सी जगह थी? ये जावा वो जगह थी जो पहले कभी जंगलों से बड़ा ही ज़रख़ेज़ हुआ करता था, लेकिन उसके बाद में चूँकि वहाँ पर डच ने अपनी इंडोनेशिया को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, जैसे हमें जो है ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, इसी तरह से ये जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया जो है वो डच की कॉलोनी थी। तो उन्होंने वहाँ के जंगलों को साफ़ कर दिया, जावा के जंगलों को साफ़ करके वहाँ पर एग्रीकल्चर करवाया, और आज जो है जावा एक राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड माना जाता है। तो फॉरेस्ट पॉलिसी वहाँ पर भी डच की भी वही रही जो यहाँ पर इंग्लिश की यहाँ पर रही। जैसे जो मतलब मेरे कहने का जो मकसद है वो ये है, जो इंग्लैंड की पॉलिसी यहाँ पर रही है फॉरेस्ट को लेकर, और सेम पॉलिसी जो है वो डच की भी रही। कहाँ? इंडोनेशिया को लेकर। इंडोनेशिया क्या, जहाँ जो भी उनकी कॉलोनीज़ थी, एक सेम एटीट्यूड था टुवर्ड्स फॉरेस्ट्स। एंड सिमिलरली तभी यहाँ पर जावा का डिस्कस किया गया है। तो अब आप समझें, तो जो है जावा इज़ अ फेमस एज अ राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जावा जो है एक बहुत ही मशहूर आइलैंड है जो राइस प्रोड्यूस करता है, यानी वहाँ पर चावल काफ़ी मिक़दार में मिलता है। बट वंस अपॉन अ टाइम इट वाज कवर्ड मोस्टली विद फॉरेस्ट्स। एक दफ़ा ये एक ज़माने में ये जो एरिया है ये जंगलों से लबरेज़ हुआ करता था। ये बहुत ही अमीर था जंगलों के मामलों में, यानी यहाँ पर मोस्टली जंगल पाए जाते थे। द कॉलोनियल पावर इन इंडोनेशिया वेयर द डच। अब वहाँ पर जो कॉलोनियल पावर था वो डच थे, और हमारे यहाँ पर जो कॉलोनियल पावर था वो कौन थे? वो ब्रिटेन था। As we will see, there were many similarities in the Java for forest control in Indonesia and India. इंडिया में और इंडोनेशिया में जो फॉरेस्ट कंट्रोल के लिए तकरीबन सेम ही जो पॉलिसी अपनाई गई थी, वहाँ पर डच ने जो पॉलिसी अपनाई वही पॉलिसी जो है यहाँ पर ये ब्रिटिश ने अपनाई। लाइक द ब्रिटिश दे वांटेड टिम्बर फॉर जावा टू बिल्ड शिप्स। जैसे ब्रिटिशर्स को यहाँ पर लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी शिप्स और रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए, शिप्स बनाने के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए। सिमिलरली डच को भी फॉरेस्ट की जो लकड़ी थी वो चाहिए थी कि शिप बिल्ड करने के लिए। तो 1600 में जो 1600 ईस्वी जिसे हम कहेंगे, जिस 1600 ईस्वी में यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जिस 1600 ईस्वी में यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर जमाए, यहाँ पर पहला विजिट किया। तो सिमिलरली जो 1600 में जो है जो पॉपुलेशन जो है जावा की जो पॉपुलेशन थी वो 3.4 मिलियन थी। देयर वर मैनी विलेज इन द फर्टाइल प्लेन्स। वहाँ पर जंगल तो थे, लेकिन जो प्लेन्स में जो जो गांव थे वो बड़े फर्टाइल, बड़े ज़रखेज़ थे, और बहुत सारी कम्युनिटीज़, मैनी कम्युनिटीज़ लिविंग इन द माउंटेन्स एंड प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन। वहाँ के जो लोग थे वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन पे बिलीव करते थे, शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस करते थे। बहुत सारी वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं, तो जैसे यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता था, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझाया हुआ है और वो हमने बाज़ाब्ता पढ़ा हुआ भी है। तो बच्चे, ये हमें यहाँ तक जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने समझा, वो हमने ये समझा कि जावा कौन सी जगह है, ये किस चीज़ के लिए मशहूर है, पहले क्या होता था, और यहाँ पर कौन सी ये किस मुल्क की और किन की कॉलोनी थी। तो ये हमें यहाँ तक जो है ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना बेटा? तो इसके साथ साथ जो है द वुड कटर्स ऑफ जावा, जो जावा के वुड कटर्स थे, वो लोग जो लकड़ी वगैरह काटते थे। तो इनमें एक सबसे बड़ी कम्युनिटी थी जिनका नाम था कलंगास।
द कलंगाज ऑफ जावा वेयर ए कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। ये जो यहाँ पर हमने मेंशन किया है कलंगाज जो है, ये एक ऐसी कम्युनिटी थी जो इस चीज़ के लिए मानी जाती थी, जंगल काटने के लिए मानी जाती थी, और ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन के लिए बहुत ही मानी जाने वाली कम्युनिटी थी। दे वेर सो वैल्यूबल दैट इन 1750, इनका इतना वैल्यू था कि 1755 में जब माताराम किंगडम जो है, जब वो स्प्लिट हो गई, जब वो टूट गई दो हिस्सों में, तो उन्होंने कलंगा फैमिलीज़ को भी डिवाइड किया आपस में। चूँकि उस वक्त 6000 कलंगा फैमिलीज़ थी, उनको इक्वली डिवाइड किया, दो किंगडम्स में इन्हें डिवाइड किया गया। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि इनका कितना वैल्यू था, ये इनका जो है ये कितने वैल्यूबल थे कि 1755 में जब माताराम किंगडम जो है, जब वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया, तो इस कम्युनिटी के भी दो हिस्से किए गए। जबकि ये 6000 थे तो 3,000 की ये दो किंगडम्स में बांटे गए। तो विदाउट उनके एक्सपीरियंस के बगैर, जैसे मैं कहूँगा कि विदाउट देयर एक्सपीरियंस इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू हार्वेस्ट टीक एंड फॉर द किंग्स टू बिल्ड देयर पैलेसेस। बादशाहों को अपने महल बनाने हैं, कलंगाज के बगैर मुमकिन नहीं है। टीक हार्वेस्ट करना है, कलंगाज के बगैर मुमकिन है नहीं। यानी यहाँ पर समझ सकते हैं कि कलंगाज का कितना बड़ा वैल्यू है, इनका कितना एक रोल है। तो जब डच ने कंट्रोल किया फॉरेस्ट्स पे 18वीं सदी में, when the Dutch began to gain control over the forests in the 18th century, अब उन्होंने क्या किया? They tried to make the Kalangas work under them। ये लोग भी कलंगाज को चाहते थे कि वो उनके अंडर काम करें। In 1770 में क्या हुआ? कलंगाज resisted by attacking a Dutch fort at जॉन एक जगह है, कलंगाज ने वहाँ उनके फोर्ट पे, उनके किले पे हमला बोल दिया। बट द अपराइजिंग वेर सप्रेस्ड, लेकिन उन्हें सप्रेस किया गया, उनके पावर्स को सप्रेस किया गया। तो जो डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, जिसे हमने यहाँ पे भी, जब हमें फॉरेस्ट एक्ट बना 1865 में, तो यहाँ पर जो है उसके बाद में जो है एक साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया। जब उन्होंने रिज़र्व किया, जंगलों को 3 कैटेगरीज में बांट दिया, रिजर्व बना दिए, फिर विलेज फॉरेस्ट्स बना दिए, बाकी चीज़ें बनाई, तो उसमें उन्होंने भी कहा कि ये एक मेथड है जिसे हम साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है 19th सेंचुरी में, when it became important to control territory and not just people, the Dutch enacted forest laws in Java। तो इन्होंने क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्टिंग विलेजर्स एक्सेस टू फॉरेस्ट्स, सेम वही चीज़ जो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने किया। इन्होंने कानून बनाए, इन्होंने विलेजर्स को रोका जंगलों में जाने से, वहाँ पर जो फ़ायदा जंगलों से उठाते थे उनसे फ़ायदा उठाने से इन्हें रोका गया। अब जो वुड थी वो दैट वाज ओनली बी कट फॉर स्पेशल पर्पस, वो सिर्फ ख़ास वजूहात के लिए काटी जाती थी, नहीं तो जंगलों को बचाया जा रहा था। विलेजर्स जो थे, अगर वो ये सब करते, जंगलों में जाते, ग्रेजिंग करवाते, यानी अपने मवेशियों को घास खिलवाते या और कोई चीज़ करते या वुड ट्रांसपोर्ट करते, वहाँ से उन्हें परमिट की ज़रूरत पड़ती थी। फॉरेस्ट में अगर कोई ट्रैवल करता हॉर्स कार्ट्स पे या कैटल्स पे, तो उसे परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर ये सब नहीं होता तो उन्हें सज़ा दी जाती थी, जैसे इंडिया में किया गया। एज इन इंडिया द नीड टू मैनेज फॉरेस्ट फॉर शिप बिल्डिंग एंड रेलवे लैंड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट सर्विस। तो यहाँ पर क्या होता है कि 1882 में 2,80,000 स्लीपर्स जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं जावा से। यानी इतना कह सकते हैं कि 1882 में तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2,80,000 पेड़ जो है वो काटे गए, फिर वहाँ से उनको एक्सपोर्ट किया गया। हाउएवर ऑल दिस रिक्वायर्ड लेबर टू कट द ट्रीज। ये सब चीज़ों के लिए मज़दूर की ज़रूरत थी जो इन्हें काटती, इस लकड़ी को काटती, जो इसे ट्रांसपोर्ट करती, जो इसे स्लीपर्स में चेंज करती,
Dutch जो थे they first imposed rent on land being cultivated in the forest and then exempted some villagers from these rents if they worked collectively to provide free labor at buffaloes for cutting and transporting timber. अब यहाँ पर क्या होता है कि जो लैंड कल्टीवेट होती थी डच ने उस पर क्या कर दिया, वो उस पर वो लोग क्या करते थे कि रेंट लेते थे, टैक्सेस लगाते थे, उनका रेंट लेते थे। लेकिन वो लोग जो लेबर जो इनके साथ काम करने के लिए आते, इन जो ये लकड़ी वगैरह काटते थे उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और जो अपने क्या कहते हैं इसे बफलोज जो अपने भैंसों को लाते थे इसे खींचने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, तो उनके लिए रियायत थी। तो इस चीज़ में उनके लिए रियायत थी। तो ये एक तरफ से ये था कि क्योंकि उन्हें लेबर चाहिए थी, तो उस लेबर को फुलफ़िल करने के लिए वो यहाँ से जो है रियायत देती थी। जो आप फॉरेस्ट एरिया में जिस कल्टीवेट करते, तो उसके लिए जो रेंट वगैरह वो उन्होंने रखा था वो उस पर वो रियायत देते थे। और साथ में क्या था, उसके एवज़ में इन्हें उनके साथ काम करना पड़ता था, वो पेड़ वेड़ गिराने में और उसे ट्रांसपोर्ट करने में, और ये अपने भैंसें वगैरह जो भी इनके पास ट्रांसपोर्ट के जो साधन होता वो इन्हें प्रोवाइड करते थे। तो इस तरह से जो है इनको ये जो लकड़ी काटनी है जो काटते थे इसमें इनको मदद मिली और लेबर भी इन्हें फ्री में मिला। तो लेटर क्या होता है, इंस्टेड ऑफ रेंट एग्जाम्पशन, अब जबकि ये लोग रेंट जो है माफ़ करते, फॉरेस्ट विलेजर्स वर गिवन स्मॉल वेजेस। एक तो ये था कि वो नहीं होता था माफ़, और जो वेज इन्हें मिलते थे जो बहुत कम थे, बट देयर राइट्स टू कल्टिवेट फॉरेस्ट लैंड वर रिस्ट्रिक्टेड। और दूसरी तरफ से ये कि उन्हें कोई हकूक़ नहीं था, उनके पास ये हकूक़ नहीं थे कि वो फॉरेस्ट लैंड को कल्टिवेट नहीं कर सकते थे, वो उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड थी। तो कुल मिला के बात ये है कि हर जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने यहाँ अपना फ़ायदा लिया, अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने यहाँ के लोगों को सफ़र करवाया, अपने फ़ायदे के लिए वो यहाँ के रिसोर्सेज को उठा कर ले गए, अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने यहाँ के लोगों को लेबर बना दिया। सिमिलरली जो डच हैं उनकी भी पॉलिसी यही थी, यही खेल जो है उन्होंने इंडोनेशिया में खेला डच ने, और इस तरह से लोगों को लेबर बनाते गए। और ये लोग आज जो एक पावर बना हुआ है, यही वजह है कि उन्होंने जिन छोटी कॉलोनीज़ जो भी थी उन्हें लूटा और फिर जाकर ये लोग आज पावरफुल कहलाते थे। तो इस तरह से जो है ये आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़ और अपना ख्याल।